आज मैं आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि है फीटल इकोकार्डियोग्राफी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर HK मिश्रा। आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स। आज मैं आप सबको फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में बताऊंगा। फीटल इकोकार्डियोग्राफी होता क्या है? गर्भ में पल रहे बच्चे की हार्ट की जांच अल्ट्रासाउंड की मदद से, जिसको कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अब इस फीटल इकोकार्डियोग्राफी में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये कब कराई जानी चाहिए, किसको कराना चाहिए, कितना समय लगभग इस जांच में लगता है और किस जगह पे कराई जानी चाहिए। अगर फीटल इकोकार्डियोग्राफी में कोई फाइंडिंग आती है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर एक प्रेगनेंसी में बच्चे के हार्ट में कोई समस्या निकल कर के आई है, तो अगली प्रेगनेंसी में जो अगला बच्चा है उसमें कोई हार्ट से संबंधित कोई समस्या होने की संभावनाएं क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराए जाने की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, बच्चे के हार्ट का विकास गर्भ रुकने के तुरंत बाद से शुरू हो जाता है और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसका विकास होता रहता है। तो सामान्यतया हार्ट का डेवलपमेंट नॉर्मली होता है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में हार्ट के डेवलपमेंट में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, विकास उसका ठीक से नहीं हो पाता है और हार्ट में कमियां होती हैं। तो कुछ एक कमियां तो ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं, बच्चे के जन्म के बाद भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ एक कमियां ऐसी होती हैं जो कि बच्चे को सामान्य जीवन जीने में बाधक होती हैं और बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। कुछ एक कमियां ऐसी भी होती हैं, अगर जन्म के बाद उनका पता लगता है तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस, एक से ज़्यादा बार बच्चे के हार्ट के कराए जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर जैसे जब गर्भावस्था में ही शुरू के 18-20 हफ्ते के आसपास ही अगर ये पता लग जाता है कि बच्चे के हार्ट में कोई ऐसा विकार है जो कि आगे चल कर के एक बड़ी समस्या बन सकता है, तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जाँच बहुत ही आवश्यक हो जाती है। थोड़ा सा मैं फीटल हार्ट के बारे में बता दूं आपको कि अब लगभग बच्चे का विकास जब शुरू होता है तो करीब 5 हफ्ते के आसपास ही फीटल हार्ट, प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में ही फीटल हार्ट कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है, या दिल उसका धड़कना शुरू हो जाता है। और लगभग जब 2 मिलीमीटर का बच्चा होता है, बहुत ही छोटा 2 मिलीमीटर का बच्चा होता है, तो उसमें लगभग 1 मिलीमीटर का हार्ट कार्डियक एक्टिविटी उसकी दिखाई दी जाती है। तो आप सोचिए कि कितनी जल्दी बच्चे के हार्ट को हम अल्ट्रासाउंड मशीनों के द्वारा देख सकते हैं। कार्डियक एक्टिविटी का प्रेगनेंसी के दौरान आना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का विकास आगे नॉर्मल प्रेगनेंसी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, अगर कोई और समस्या इसके साथ में ना हो तो। और बच्चे का पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के हार्ट का विकास होता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब बच्चे के हार्ट का साइज लगभग 30 से 35 मिलीमीटर, आप समझिए कि लगभग इतना बड़ा हार्ट उसका होता है। नॉर्मल पॉपुलेशन में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मतलब हार्ट की वो बीमारियां जो कि जन्म से ही होती हैं, इसका इंसिडेंस, संभावना लगभग 1% होती है। मतलब कि 100 में से लगभग एक बच्चा जो कि पैदा होता है उसमें हार्ट की बीमारियों की, जन्मजात हार्ट की बीमारियों की संभावना होती है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराई जाए। तो अब फीटल इकोकार्डियोग्राफी में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फीटल इकोकार्डियोग्राफी में हम देखते हैं कि बच्चे के हार्ट के चारों चैम्बर्स, 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर ठीक से बने हुए हैं कि नहीं। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, चारों वाल्व अच्छे से बने हैं, वो अच्छे से खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से कर रहा है, पंपिंग उसकी अच्छी है। बच्चे के हार्ट में कनेक्शंस होते हैं, कुछ एक कनेक्शंस होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ ले आते हैं, और कुछ एक कनेक्शंस होते हैं जो कि बच्चे के हार्ट से ब्लड को जब पंप करता है तो वो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को भेजते हैं। तो ये सारे कनेक्शंस ठीक से बने हुए हैं। हार्ट बच्चे का, उसका साइज ठीक है, बच्चे के हार्ट के आसपास कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है, रिदम ठीक है, मतलब कि उसका लय ठीक है, वो अच्छे से बीटिंग उसकी जैसे कि नॉर्मली होनी चाहिए उस तरह से हो रही है कि नहीं, कोई एरिथमिया तो नहीं है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हार्ट रेट बहुत कम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हार्ट की संरचना और उसके विकास से संबंधित हैं, उसके फंक्शन से संबंधित हैं।
इन सब चीज़ों की हम लोग जांच फीटल इकोकार्डियोग्राफी में करते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी कब कराई जानी चाहिए। ठीक समय फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराने का 18 हफ्ते से लेकर के 24 हफ्ते के बीच है, क्योंकि तब तक हार्ट का विकास लगभग पूरा हो चुका रहता है। इसके बाद उसका ज़्यादातर साइज ही बढ़ता है केवल। तो 18 हफ्ते से लेकर के 24 हफ्ते के बीच कराया जाना चाहिए। क्यों किस समय कराना जाना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो इसका विकास लगभग पूरा हो गया रहता है। दूसरा, इसी समय हम T5 स्कैन या लेवल 2 स्कैन भी करते हैं। उसी के साथ फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी हो जानी चाहिए या लेटेस्ट 24 हफ्ते तक। वैसे ज़रूरत पड़ने पर हम लोग पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बाद के समय में कभी भी फीटल इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बहुत सारी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्डियक कंजेनाइटल एनोमलीज़ हैं उनका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि हार्ट बहुत ही छोटा है, लगभग 13 हफ्ते पे 12 हफ्ते पे, तब भी हम हार्ट के कंजेनाइटल जो ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमलीज़ हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और अब 18 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में अगर हार्ट की जांच हुई, कोई परेशानी उसमें नहीं निकल करके आती है तो अच्छी बात है। अगर कोई परेशानी निकल करके आती है तो फिर हम उसके बाद फीटल इकोकार्डियोग्राफी और विस्तार से कर सकते हैं, उस परेशानी को फोकस करते हुए जो समस्या उसमें निकल करके आई है, या आगे फिर हम MRI की मदद से भी उस जो परेशानी निकल करके आई है उसका और विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग करी जा सकती है कि ये जो बीमारी इसमें निकल के आई है ये कितनी गहन है, इसका फर्दर कोर्स क्या होगा, कि आगे कुछ एक बीमारियां होती हैं जैसा मैंने बताया कि वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, क्या उस तरह की बीमारी है, या कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसका बच्चा पैदा होने के बाद 1-2 ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, या ये बीमारी जो निकल कर के आई है, जो पकड़ी गई है, ये कॉम्पैटिबल विद लाइफ है अथवा नहीं है। फिर निर्णय लिया जा सकता है कि प्रेगनेंसी को आगे जारी रखना चाहिए या एबॉर्शन का निर्णय भी विषम परिस्थितियों में लिया जा सकता है। इसी के हिसाब से बच्चे के पेरेंट्स की माता और पिता की काउंसलिंग की जा सकती है कि वो किस तरह का आगे कोर्स अख्तियार करें। अगली चीज़ होती है कि किसको कराना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि इस बीमारी का इंसिडेंस जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल पॉपुलेशन में बहुत हाई है, लगभग 1% नॉर्मल प्रेगनेंसी में हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सभी को फीटल इकोकार्डियोग्राफी करा लेनी चाहिए। लेकिन कुछ एक मैटरनल फैक्टर्स होते हैं और फीटल फैक्टर्स होते हैं। मैटरनल फैक्टर्स मतलब माँ में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक चीज़ें बच्चे में होती हैं। अगर वो निकल करके आती हैं तो अवश्य ही फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जांच की जानी चाहिए। पहले मैटरनल फैक्टर्स के बारे में हम बता दें। जैसे डायबिटिक मदर्स हैं, उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे जोड़ों की परेशानियां हैं, कोई और रिस्क फैक्टर है, पहला बच्चा अगर हुआ था उसको हार्ट डिजीज़ थी, या मदर के क्लोज रिलेटिव्स में अगर हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है तो भी फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जानी चाहिए। अब कुछ एक फीटल फैक्टर्स के बारे में हम बता दें आपको। देखिए, फीटल फैक्टर्स में मतलब बच्चे का T5 स्कैन हुआ या पहले NT-NB स्कैन हुआ, उसमें कुछ कमियां निकल करके आई हैं, जैसे न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ी हुई है, बच्चे में कोई और एक्स्ट्रा कार्डियक एनोमली है, कोई सॉफ्ट मार्कर निकल करके आया है T5 स्कैन या NT-NB स्कैन के दौरान, बच्चे के सिबलिंग को या माता पिता को कोई और पहले से हार्ट डिजीज़ रही है, कोई डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पकड़ में आई है, तो इन सब परिस्थितियों में फीटल इकोकार्डियोग्राफी अवश्य की जानी चाहिए। ये तो हो गया कि कब की जानी चाहिए। अब किससे करानी चाहिए, किससे कराई जानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड या फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जांच कर रहा है उसका अनुभवी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि लगभग समझिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो 30 से 35 मिलीमीटर का हार्ट होता है, और जब जांच करते हैं हम लोग तो 10, 15, 20 मिलीमीटर का हार्ट होता है। लगभग इतना बड़ा हार्ट होता है, उसमें इतनी सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है, तो चिकित्सक का अनुभवी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि अल्ट्रासाउंड मशीन इक्विपमेंट भी बहुत हाई एंड होना चाहिए, उसमें ही फीटल इकोकार्डियोग्राफी अच्छे से हो सकती है। तो अब ये हो गया। इसके बाद अब एक प्रेगनेंसी, सपोज़ करिए कि एक बच्चा है जिसको कि पहला बच्चा हुआ है, उसमें कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ निकल करके आई है, तो दूसरे बच्चे में जब अगली प्रेगनेंसी होती है तो उसमें फिर से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने की संभावना कितनी है। इसके बारे में हम बता दें आपको कि कुछ एक
कंजेनाइटल एनोमलीज, जो कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, अगर वो पहले बच्चे में निकल करके आई हैं तो दूसरे बच्चे में फिर से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बारे में आप अपने चिकित्सक से, रेडियोलॉजिस्ट से या गायनेकोलॉजिस्ट से जो आपके को ट्रीट कर रहे हैं उनसे फर्दर सलाह कर सकते हैं। अगर बच्चे के सिबलिंग को, माता पिता को हार्ट डिजीज़ है तो भी संभावना बढ़ जाती है। कुछ एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें भी बच्चे को, आने वाले अगले बच्चे को भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जांच कराना आवश्यक हो जाता है। अब पता लग गया कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी में बच्चे के हार्ट में कोई कमी है, तो उसका, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक कमियां होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, कुछ एक कमियां होती हैं जिनका कि जन्म के बाद ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है, और कुछ एक कमियां ऐसी भी होती हैं जो कि कॉम्पैटिबल विद लाइफ नहीं होती हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि अक्सर जब आप प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, खास करके जब टीफा स्कैन होता है या एनोमली स्कैन होता है, उसके दौरान एक इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस करके एबनॉर्मेलिटी पिकअप होती है। तो इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस काफ़ी कॉमनली पकड़ा जाता है। ये समझिए कि 3 से 5% प्रेगनेंसीज़ में नॉर्मली इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस डिटेक्ट होता है। तो अब ये क्यों होता है? एक छोटा सा कैल्शियम का डिपोजिशन बच्चे के हार्ट में, पैपिलरी मसल एक होती है, उसमें हो जाता है। ये अपने आप में बेनाइन कंडीशन है। अकेले अगर इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस है तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन ये एक सॉफ्ट मार्कर है। ये दर्शाता है कि हो सकता है बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो। तो अगर इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस डिटेक्ट होता है तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी की विस्तार से जांच होनी चाहिए। और अगर कोई और कमी नहीं निकल करके आती है बच्चे के हार्ट में, या एक्स्ट्रा कार्डिक, हार्ट के अलावा बाकी शरीर में अगर कोई और कमी नहीं निकल करके आती है, तो ये एक बेनाइन कंडीशन है और ये समय के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाती है। तो खाली अगर इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस निकल करके आया है तो इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा मैं समराइज़ कर दूं फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। फीटल इकोकार्डियोग्राफी जांच बच्चे के हार्ट की अल्ट्रासाउंड के मदद से की जाने वाली जांच है। इसमें बच्चे के हार्ट की संरचना, विकास, उसके फंक्शन, उसके रिदम, इन सब चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इस जांच कब होनी चाहिए? ये जांच 18 हफ्ते से लेकर के 24 हफ्ते के बीच में की जानी चाहिए। अगर कोई परेशानी निकल करके आती है तो उसके हिसाब से हम पेरेंट्स को काउंसिल कर सकते हैं कि वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, किसी स्पेशलाइज्ड जगह पर वो डिलीवरी प्लान करें जिससे कि वहाँ पर पोस्टनेटल केयर जो है अच्छे से मिल पाए। और अगली प्रेगनेंसी में जो और बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें संभावना क्या है? ज़्यादातर दूसरे बच्चे में अगर छोटी कोई बीमारी है हार्ट की तो उसकी संभावना नहीं होती है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में जब कॉम्प्लेक्स कार्डियक एनोमली होती है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है या पेरेंट्स में और सिबलिंग में हाई रिस्क है या डायबिटिक मदर हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उनमें फिर से कार्डियक एनोमली बच्चे में होने की संभावना बढ़ जाती है। इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस जो कि एक कॉमनली डिटेक्ट किया जाने वाली एबनॉर्मेलिटी है जो कि एनोमली स्कैन में डिटेक्ट होता है, इसकी अकेले में अगर केवल यही समस्या है तो कोई ख़ास इम्पॉर्टेंस नहीं है। यह एक बेनाइन कंडीशन है, अपने आप ठीक हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।